हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आइडियल गैस के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनेंगे वो सारे डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो पूरा देखना, सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। मतलब अगर आपके सब्जेक्टिव में भी क्वेश्चंस आएंगे तो आप यहाँ से बता सकते हो कि उस तरीके से मैं डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो पूरा देखना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो क्या है कि इफ़ द टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टेंट द वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, दिस इज नोन एज। देखो यहाँ पे वॉल्यूम बोले या प्रेशर बोले, इसको बोलते हैं हम लोग इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। जब टेम्परेचर को रखते हैं क्या कांस्टेंट, तो जब टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं तो वो जो आपका आइडियल गैस का इक्वेशन होता है उस लो को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉयल्स लो। बॉयल्स से याद रखना, बॉइलिंग पॉइंट में टेम्परेचर आता है ना, तो इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट आता है। चार्ल्स लो देखो CHA, चाचा लोगों का याद रखना कि ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा आता है तो उनका ब्लड प्रेशर क्या कर दो, कांस्टेंट कर दो, तो यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट होता है। और गैलोसेक्स लो में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। और जूल्स लो जो होता है ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स भी है, जूल्स ने दिया था। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखो, द स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस हुज इवेपोरेशन फ्रॉम इट्स लिक्विड स्टेट इज कंप्लीट इज नोन एज। कोई ऐसा सब्सटेंस मान लो अगर लिक्विड स्टेट से पूरा मतलब उसका कन्वर्ट होकर लिक्विड पार्टिकल से कन्वर्ट होकर किस में कन्वर्ट हो गया, वेपर में कन्वर्ट हो जा रहे हैं, तो उसी को हम लोग बोल देते हैं क्या, परफेक्ट गैस बोलते हैं। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ गैस, तो आइडियल गैस इक्वेशन हम लोग क्या लिखते हैं, PV इज इक्वल टू MRT, जहाँ पे R को बोलते हैं हम लोग कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट। ठीक है, तो ये हो जाएगा PV इक्वल टू MRT, आंसर इसका C हो जाएगा। यहाँ पर जो R होता है क्वेश्चन नंबर 4 में जिसको हम लोग गैस कांस्टेंट भी बोलते हैं और कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट भी बोलते हैं। ठीक है, इसकी जो वैल्यू होती है ये आपका आइडियल गैस के लिए फिक्स होती है। इसकी वैल्यू R इक्वल टू होता है कितना, 0.287 किलो जूल पर केजी पर केल्विन होता है। ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे पॉइंट हटाना तो यहाँ पे ये किलो हट जाएगा, तो देखो यहाँ पे कौन सा आंसर हो सकता है, तो ये 287 जूल पर केजी पर केल्विन हो जाएगा। आंसर 4 का हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, इस वाले के लिए C है, इस वाले के लिए A है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। जिस तरीके से PV इक्वल टू MRT हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन लिखते हैं ना, तो R जो होता है ना, R को हम लोग लिख सकते हैं R बार अपॉन M लिखते हैं। M कैपिटल M का मतलब यहाँ पे होता है मॉलिक्यूलर मास, और स्मॉल m और अपन कैपिटल M जो होता है ये मिलकर बना देता है कि नंबर ऑफ मोल्स N इंटू R बार T। तो आइडियल गैस इक्वेशन लिखने का ये तरीका भी होता है, जहाँ पे R बार को बोलते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जिसका जो मैग्नीट्यूड होता है ये होता है आपका 831.4 जूल पर केजी पर केल्विन। इसको कहीं कहीं पे इस तरीके से भी बोलते हैं 8314 जूल पर केजी मोल पर केल्विन भी बोलते हैं। इसका आंसर C हो जाएगा। ठीक है, द गैस कांस्टेंट इज इक्वल टू द, तो जो गैस कांस्टेंट R होता है ना, आप दो तरह के स्पेसिफिक हीट होते हैं, एक कांस्टेंट प्रेशर पे होता है, एक कांस्टेंट वॉल्यूम होता है। तो CP माइनस CB को हम लोग R बोलते हैं। और ये भी याद रखना कि CP इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन CB होता है। एयर के केस में जो CP का वैल्यू होता है ये 1.005 किलो जूल पर केजी पर केल्विन होगा। ठीक है, किलो जूल पर केजी पर केल्विन। और CB का जो वैल्यू होता है आपका एयर के केस में 0.718 किलो जूल पर केजी पर केल्विन होगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं हम लोग, तो इसलिए इसका आंसर क्या B हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज। तो स्पेसिफिक हीट जो कांस्टेंट प्रेशर होता है भैया ये ज़्यादा होता है स्पेसिफिक वॉल्यूम से। ये इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि अगर स्पेसिफिक हीट का मतलब क्या होता है कि 1 kg किसी सब्सटेंस का टेम्परेचर अगर 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन बढ़ाना है तो उसके लिए जो ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसी ऊष्मा को हम लोग बोल देते हैं स्पेसिफिक हीट बोल देते हैं। इसका यूनिट क्या होता है, किलो जूल पर केजी पर केल्विन। तो अगर स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट प्रेशर के केस में बात करें तो अगर यहाँ पर अगर 1 kg मास का टेम्परेचर अगर 1 केल्विन से बढ़ाना पड़ेगा तो हमें ज़्यादा हीट देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ जो आप बाहर से हीट सप्लाई करते हो तो यहाँ पे गैस जो होते हैं कुछ अपने पास एनर्जी स्टोर करते हैं जिसको हम लोग इंटरनल एनर्जी बोलते हैं, और कुछ खर्च कर देती है पिस्टन को प्रेशर फोर्स अप्लाई करके कुछ खर्च भी करती है, मतलब कुछ बाउंड्री वर्क भी करती है। लेकिन कॉन्स्टेंट वॉल्यूम का जो केस होता है उसमें बाहर से जो भी हीट ऐड करते हो ना, तो यहाँ पे स्टॉपर लगा होता है, मतलब जो भी हीट ऐड करेंगे सारा का सारा इंटरनल एनर्जी में स्टोर होगा, यहाँ पे वो कोई भी वर्क नहीं करता है। इसलिए CB जो होता है वो कम होता है, CP क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा C हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज। तो भैया CP जब ज़्यादा होता है CB से तो CP बाई CB क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा, तो ये हो जाएगा मोर देन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
9 क्या है, द वैल्यू ऑफ CP/CV फॉर एयर। तो CP/CV एयर के लिए लेते हैं 1.4 लेते हैं, और CP का वैल्यू आपको मैंने बताया था एयर के लिए 1.005 किलो जूल पर केजी पर केल्विन, और CV का वैल्यू होता है 0.718 किलो जूल पर केजी पर केल्विन। और R का वैल्यू तो पता ही है, ये फिक्स होता है, कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट किसी भी आइडियल गैस के लिए 0.287 होता है। ये भी इसका यूनिट होता है किलो जूल पर केजी पर केल्विन। और मॉलिक्यूलर मास की बात करें अगर एयर का, तो ये होता है 29। तो इतना सारा डेटा याद करना एयर के लिए, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखो, व्हेन द गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर देन द हीट इज सप्लाई। मतलब अगर कांस्टेंट प्रेशर, मान लो अगर पिस्टन सिलेंडर का अरेंजमेंट है और इस सिलेंडर के अंदर गैस भरा हुआ है, तो कांस्टेंट प्रेशर पे जब आप हीट करोगे तो आपको अभी मैंने बताया कि इसमें कुछ इंटरनल एनर्जी स्टोर भी होता है और कुछ एक्सटर्नल वर्क भी होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी और सी दोनों है, तो देखो आंसर इसका ई हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन का नंबरिंग पे मत जाना, ठीक है। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस द इंटरनल एनर्जी एंड इंथैल्पी आर द फंक्शंस ऑफ टेम्परेचर ओनली। तो जो इंटरनल एनर्जी होता है और जो इंथैल्पी होता है, परफेक्ट गैस के केस में ये टेम्परेचर का फंक्शन होता है। मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ेगा या घटेगा तो इंथैल्पी भी बढ़ेगी या घटेगी, और इंटरनल एनर्जी भी घटेगी या बढ़ेगी। इंटरनल एनर्जी जो होता है कांस्टेंट वॉल्यूम के केस में जो हीट का ट्रांसफर लिखते हो ना, MCV/dt, तो यही भैया MCV/dt को बोलते हैं क्या, इंटरनल एनर्जी। और कांस्टेंट प्रेशर के केस में जो हम लोग हीट का ट्रांसफर लिखते हैं तो वो चेंज इन इंथैल्पी के बराबर आता है, और चेंज इन इंथैल्पी का कुछ नहीं भैया, मतलब ये MCP/dt से निकाल लेते हैं वहाँ पे, ठीक है। अगर पढ़ा होगा आप लोगों ने तो ये पता होगा। इस क्वेश्चन में इसका आंसर डी नहीं होगा, इस क्वेश्चन में इसका आंसर डी होगा, ठीक है। चलो परफेक्ट गेस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस। तो फ्री एक्सपेंशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ पे वर्क डन हो, चाहे हीट ट्रांसफर हो या चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ये तीनों ही जीरो होते हैं। तो इसमें 2 केस दिया हुआ, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ़ द वैल्यू ऑफ n इज़ इन्फाइनेटली लार्ज पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। देखो यहाँ पे PV के पावर में n दिया हुआ है, और n को बोलते हैं पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स। अगर n को आप इन्फिनिटी रखोगे तो यहाँ पे आपको कांस्टेंट वॉल्यूम का प्रोसेस निकल के आता है। अगर n = 0 रखोगे तो कांस्टेंट प्रेशर निकल के आएगा। अगर n = 1 रखोगे तो कांस्टेंट टेम्परेचर निकल के आएगा। और n = गामा रख देते हो तो एडियाबैटिक इक्वेशन बन जाएगा ये। और n को भैया अगर n ही रखते हो तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस निकल के आता है। तो इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द टर्म NTP स्टैंड फॉर। तो NTP का मतलब होता है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो नॉर्मल टेम्परेचर का जो वैल्यू होता है वो होता है 20 डिग्री सेल्सियस और 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर होता है। और एक टर्म आता है STP को बोलते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो इसमें जो टेम्परेचर का वैल्यू हो जाता है 25 डिग्री सेल्सियस होगा, और जब का प्रेशर होता है ये कॉन्स्टेंट 1 ATM ही रहेगा। और 1 ATM का मैग्नीट्यूड आपको पता होना चाहिए कितना होता है, 101.325 पास्कल होता है। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए एक डिवाइस होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैरोमीटर बोलेंगे, ठीक है। उसी से हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर भी करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए हीट एक्सचेंज प्रोसेस इन विच द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट इज नोन एज। ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो भैया एक ऐसा हीट एक्सचेंज का प्रोसेस है जिसमें जो प्रेशर वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट होता है वो कांस्टेंट होता है। तो प्रेशर एंड वॉल्यूम का प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोलेंगे भैया, इसी को तो हम लोग वर्क डन बोलते हैं। और एक एडियाबैटिक प्रोसेस जो होता है उसमें क्या होता है, हीट ट्रांसफर 0 होता है। अगर जिन लोगों ने पढ़ा होगा थ्रॉटलिंग प्रोसेस में इंथैल्पी जो होती है वो कांस्टेंट होती है, ठीक है। और आइसेंट्रोपिक प्रोसेस किसको बोलेंगे, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस को बोलते हैं आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। तो इस क्वेश्चन के लिए आंसर क्या होगा, हाइपरबोलिक प्रोसेस जो होता है ये कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस को हम लोग हाइपरबोलिक प्रोसेस होते हैं कहते हैं, जिसमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या लिखते हैं, del Q = del W + du लिखते हैं। लेकिन कांस्टेंट टेम्परेचर के केस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 हो जाती है। तो जो हीट ट्रांसफर जो होता है भैया वो किसके बराबर हो जाता है, वर्क डन के बराबर हो जाता है कांस्टेंट टेम्परेचर के केस में। उसी को हम लोग हाइपरबोलिक प्रोसेस भी बोलते थे, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ई हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट इज डिफाइंड एज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द मोलिकुलर वेट ऑफ द गैस एंड। देखो आर जो होता है, आर को बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट, ये होता है R/m होता है। तो भैया जो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट R होगा ये किसका प्रोडक्ट होगा, ये प्रोडक्ट होगा मोलिकुलर वेट जिसको मोलिकुलर मास भी बोलते हैं, और गैस कांस्टेंट। इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए परफेक्ट गैस
परफेक्ट गैस को हम लोग क्या बोलेंगे, आइडियल गैस बोलेंगे। टेम्परेचर कितना 27 डिग्री सेल्सियस है। इज़ हीटेड एट कॉन्स्टेंट प्रेशर टिल इट्स वॉल्यूम इज़ डबल द फाइनल टेम्परेचर बताना। मतलब भैया आप क्या कर रहे हो, कांस्टेंट प्रेशर का एक प्रोसेस है 1 से 2 में, जहाँ पर आप वॉल्यूम जो है आप हीट करके वॉल्यूम V2 जो है वो 2 टाइम्स ऑफ V1 बना दे रहे हो। तो मुझे इस पॉइंट का टेम्परेचर T2 पता करना है। तो कांस्टेंट प्रेशर का केस में V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T लिख सकते हो, और V1 बाई T1 इज इक्वल टू V2 बाई T2 हो जाएगा। अब देखो डेटा क्या क्या दिया हुआ है। T1 27 देकर रखा, तो भैया इसको केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 273 से ऐड करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा मेरा 300 केल्विन T1 का वैल्यू हो जाएगा। अब V2 जो है वो कितना है, 2 टाइम्स ऑफ V1 है, तो यहाँ जैसे 2 टाइम्स ऑफ V1 करोगे भैया V1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये T2 जो होता है ये बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ T1। 2 टाइम्स ऑफ T1 का मतलब T1 कितना 300 केल्विन, तो ये हो गया आपका टोटल 600 केल्विन हो गया। लेकिन जो आंसर दिया हुआ है वो दिया हुआ डिग्री सेल्सियस में, तो 600 में से आप क्या करो 273 फिर से माइनस कर दो, और ये जब माइनस करोगे तो आंसर हो जाएगा इसका B 327 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 1 इन द पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस इंडिकेट्स इट टू बी। तो जब n इक्वल टू 1 मैंने आप लोग को अभी बताया था, n इक्वल टू 1 जब हो जाता है तो ये PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट बन जाएगा। तो ये होता है आपका आइसोथर्मल मतलब कॉन्स्टेंट टेम्परेचर का केस होता है। इसी को हम लोग हाइपरबोलिक प्रोसेस भी बोलते हैं। एडियाबेटिक के लिए n जो होता है वो गामा होना चाहिए। ठीक है, और आपको मैंने बताया था कि n जो इन्फिनिटी होता है कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए, और n जो होता है 0 होता है कांस्टेंट प्रेशर के लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। द स्टेटमेंट दैट मोलिकुलर वेट ऑफ ऑल गैसेस ऑक्यूपाई द सेम वॉल्यूम इज नोन एज। देखो ये एवोगाड्रो लॉ बोलता ये है कि अगर मान लो अलग अलग आपके 3 गैस है, ठीक है, ये गैस 1 हो गया, ये गैस 2 हो गया, गैस 3 है, और तीनों ही गैस का जो जिस गैस मतलब जिस बर्तन में रखे हो उसका वॉल्यूम तीनों का इक्वल है, तो अकॉर्डिंग टू द एवोगाड्रो लॉ ये बोलता है कि एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर पर तीनों का अगर कंडीशन रहेगा तो जो भी गैस भरा हुआ है अलग अलग गैस तीनों कंटेनर में सेम वॉल्यूम पर, तो वहाँ पर इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रहेंगे। ये ही स्टेटमेंट है एवोगाड्रो हाइपोथेसिस या एवोगाड्रो लॉ। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इफ अ गैस इज हीटेड अगेंस्ट ए प्रेशर कीपिंग द वॉल्यूम कांस्टेंट देन वर्क डन विल बी इक्वल टू। भैया कांस्टेंट वॉल्यूम का केस है, हमें पता है कि क्लोज्ड सिस्टम के लिए जो वर्क डन लिखते हो P टाइम्स ऑफ DV लिखते हैं, और चेंज इन वॉल्यूम कांस्टेंट वॉल्यूम के प्रोसेस के केस में 0 हो जाता है, तो भैया वर्क डन 0, तो आंसर C हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अकॉर्डिंग टू द एवोगाड्रोज हाइपोथेसिस, तो मतलब एवोगाड्रो लोग क्या बोलता है कि द मोलिकुलर वेट ऑफ ऑल द परफेक्ट गैस ऑक्यूपाई द सेम वॉल्यूम अंडर द सेम कंडीशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। ये वही बात बोल रहा है। हमने अभी बात किया था कि अगर अलग अलग गैस है, मान लो 2 गैस है और दोनों गैस का अगर इक्वल वॉल्यूम है तो सेम कंडीशन मतलब सेम प्रेशर और टेम्परेचर पर जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रहेगा वो सेम रहेगा। आप इसको इस तरीके से बोल लो, या आप इसको फिर ऐसे बोलो कि अगर मान लो 2 अलग अलग गैस है और उसमें मोलिकुलर वेट मान लो दोनों में ऑक्यूपाई सेम कर रहा है, तो जो वॉल्यूम होगा सेम प्रेशर और टेम्परेचर पे जो वॉल्यूम रहेगा दोनों का क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो दोनों एक दूसरे का अपोजिट स्टेटमेंट है लेकिन दोनों सेम है। इसका आंसर ए हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। विच लॉ स्टेट्स दैट द इंटरनल एनर्जी ऑफ ए गैस इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। तो भैया ये हमें जूल्स लॉ बताता है कि जो इंटरनल एनर्जी होता है जिसको हम लोग DU इक्वल टू क्या लिखते हैं, mCV dt लिखते हैं। ठीक है, इंटरनल एनर्जी जो होता है वो कांस्टेंट वॉल्यूम के हीट ट्रांसफर के बराबर आता है, याद रखना है आपको। तो ये जूल्स लॉ ने दिया था। बॉयल्स लॉ में क्या कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। Which law states that the specific heat of a gas remains constant at all temperature and pressure। तो ये रेनॉल्ड्स लॉ ने दिया था, इसका आंसर C हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। द सेम वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस वुड रिप्रेजेंट देयर। तो भैया अभी आपको बताया था ये मोलिकुलर वेट को रिप्रेजेंट करता है उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन। एन ओपन सिस्टम इज़ वन इन विच, आपको पता है जिसमें बहुत एनर्जी और मास दोनों ही इंटरेक्ट कर सकती है। इसका एग्जांपल बॉयलर हो गया, टरबाइन हो गया, कंडेंसर हो गया, हीट पंप हो गया। आप उसके बाद आपका आप उसका कौन सा एग्जांपल इसका होगा, आप हीट इंजन भी बोल सकते हो। ठीक है, ये सारे आपके ओपन सिस्टम का एग्जांपल है। तो इसका आंसर C हो गया। इस केस में गैसेस है, तो गैसेस के भैया 2 स्पेसिफिक हीट होते हैं, ऐसे होते हैं बहुत सारे, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ मतलब आप किस कंडीशन में अगर कांस्टेंट प्रेशर पे हीट कर रहे हो कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट कर रहे हो, तो उसके केस में हम लोग 2 हीट लेके चलते हैं, एक CP होता है और एक CB होता है। ठीक है, और CP माइनस CB को हम लोग क्या बोल देते हैं, कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट R बोल देते हैं। और गैस के केस एयर के केस में CP का वैल्यू होता है 1.005 और CB का वैल्यू होता है 0.718 होता है, और R का वैल्यू आपको कितना होता है 0.287
किलो जूल पर केजी पर केल्विन। इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अकॉर्डिंग टू विच लॉ ऑल परफेक्ट गैसेस चेंजेस इन वॉल्यूम बाई 273 of their original volume at 0 डिग्री सेल्सियस for every 1 डिग्री सेल्सियस चेंज इन टेम्परेचर व्हेन प्रेशर रिमेंस कांस्टेंट। कुछ भी लिखा है, दिमाग खाली करो और देखो क्या लिखा हुआ, प्रेशर रिमेंस कांस्टेंट। भैया प्रेशर मतलब चाचा लोग का क्या ज़्यादा होता है, ब्लड प्रेशर, तो उनका प्रेशर क्या करता है, कांस्टेंट। तो भैया ये चार्ल्स लॉ, इसका आंसर ई हो जाएगा। बॉयल्स लॉ में क्या कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट से समझ में आ रहा है। और गैलुसेक्स लॉ से कांस्टेंट होता है वॉल्यूम, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द कंडीशन ऑफ परफेक्ट वैक्यूम दैट इज़ एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर कैन बी अटेंडेड। तो एब्सोल्यूट जो जीरो होता है मतलब प्रेशर जीरो तभी हो सकता है जब रेंडमनेस ऑफ मॉलिक्यूल्स, मतलब जब मॉलिक्यूल कोई भी नॉर्मल फोर्स लगाना बंद कर दे, उस टाइम प्रेशर क्या हो जाएगा, गैस का जीरो हो जाएगा। तो एक एक्सपेरिमेंट था कि अलग अलग मान लो कॉन्स्टेंट वॉल्यूम थर्मोमीटर के केस में अलग अलग गैस भर के उनको 0 डिग्री से लेके 100 डिग्री सेल्सियस तक हीट करके मतलब छोड़ दिया जाता था। जब वो कूल होता था तो एक ऐसा टेम्परेचर जिसको हम लोग -273 डिग्री सेल्सियस बोलते थे, इस टेम्परेचर पे जितने भी मॉलिक्यूल्स होते थे उनकी रैंडमनेस जो होती है जीरो हो जाती थी। तो इसी पॉइंट को हम लोगों ने बोला कि किसी भी सब्सटेंस का जो टेम्परेचर होता है ना, इस पॉइंट के नीचे हो भी नहीं सकता है, ठीक है। तो ये कोई एक खास पॉइंट है, मतलब -273 डिग्री सेल्सियस एक खास टेम्परेचर होता है। और इसी पॉइंट पे हम लोगों ने बोला कि रैंडमनेस ऑफ मॉलिक्यूल जीरो होता है, मतलब प्रेशर भी क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। और इसी पॉइंट पे एंट्रोपी भी जो होता है वो जीरो होता है किसी भी गैस के मॉलिक्यूल्स का। और इस पॉइंट पर ये केल्विन ने नाम दिया था 0 केल्विन। इसी को बोला जाता है कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है, 0 केल्विन। और केल्विन जो होता है वो ऐसा यूनिट होता है किसका, टेम्परेचर का। तो भैया इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें दे दिया -273.16 डिग्री सेल्सियस, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये कितना होना चाहिए था, 273 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए था, या 273.15 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, आंसर इसका ये हो जाएगा। एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर विल अकर। तो अभी आपको मैंने बताया था कि जहाँ पे मॉलिक्यूल्स का मोमेंटम जीरो, मोमेंटम का मतलब जो मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी जीरो, ठीक है। मतलब मास भैया खड़ा है, आप अगर चल रहे हो तो आपके पास कुछ मोमेंटम है, ठीक है। वेलोसिटी जीरो, आपका भी मोमेंटम खत्म। तो उसी तरह अगर मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी खत्म या रैंडमनेस खत्म, मतलब वेलोसिटी खत्म, तो भैया मैंने बोला उसका प्रेशर उस पॉइंट पे जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द यूनिट ऑफ पावर इन एसआई यूनिट। तो एसआई यूनिट क्या होता है, इसका वॉट होता है। और न्यूटन जो होता है भैया एसआई यूनिट किसका होता है, ये होता है आपका फोर्स का। और पास्कल जो होता है ये एसआई यूनिट होता है आपका प्रेशर का होता है, ठीक है। किसका होता है, प्रेशर का। और यहाँ पे जब आप 1 बार जो देखते हैं ना, 1 बार इज इक्वल टू होता है 10⁵ पास्कल होता है, ठीक है। पास्कल का मतलब क्या होता है, ये होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और जो अर्ग होता है ना, ये सीजीएस यूनिट में, मतलब सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड के यूनिट में आपका वर्क का एक यूनिट होता है, ठीक है। और आपका जो ऐसा यूनिट वर्क का होता है वो क्या होता है, वो जूल होता है। तो बहुत कुछ मैंने इसे बता दिया, लेकिन आंसर इस क्वेश्चन के लिए पावर के लिए क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, आंसर डी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी रिगार्डेड एज गैस सो दैट गैस लॉ कुड बी अप्लीकेबल। देखो जहाँ पे गैस लॉ जैसे कि बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गैलुसेक्स लॉ, वहाँ कहाँ पर अप्लीकेबल होंगे, सारे जो आपके आइडियल गैस होगा। तो मैंने आपको बताया था कि O2 N2 ये सारे आपके आइडियल गैस है। लेकिन अब स्टीम देखो, यहाँ पर इस क्वेश्चन के केस में क्या होगा ना कि जो स्टीम है, स्टीम भैया अब ये वेट स्टीम भी हो सकता है, ठीक है। तो वेट स्टीम को भैया मतलब वेट स्टीम का करने का मतलब है कि स्टीम का मतलब क्या होता है कि जो जब आप वाटर को बाहर से हीट देते हो और लिक्विड से धीरे धीरे वो वेपर में कन्वर्ट होने लगता है, अब पूरे लिक्विड पार्टिकल जब वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं तब आप उसको स्टीम बोलने लगते हो, ठीक है। तो मान लो अगर वेट स्टीम रहा तो हो सकता है उसमें कुछ लिक्विड के पार्टिकल्स भी होंगे। तो जहाँ पर लिक्विड का पार्टिकल आ गया तो उसको तो हम लोग आइडियल गैस बोलेंगे नहीं, तो ये हट गया ऐसे ही। वाटर वेपर नाम से समझ में आ ही नहीं रहेगा, मॉइस्चर भी नहीं रहेगा, ठीक है। तो देखो जो O2 N2 H2 एयर है, इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या, आइडियल गैस बोल सकते हैं। और यहाँ पर अगर सुपर हीटेड स्टीम दे दिया जाए ना, सुपर हीटेड स्टीम, तो आप इसको बोल सकते हो आइडियल गैस, ठीक है। वाटर वेपर जो होता है आपका आइडियल गैस नहीं होता, ये आपको याद रखना है, क्योंकि इसमें भैया वाटर के ड्रॉपलेट्स होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल कंट्रोल्स द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ परफेक्ट गैस। तो प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम और एटॉमिक मास, ये चारों ही कंट्रोल करते हैं। तो आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ टेम्परेचर इन एसआई यूनिट क्या होता है, ये केल्विन होता है। और आपको मैंने बताया भी था कि किसी भी स्केल को अगर आप दो स्केल को एक साथ रिलेट करते तो उसके लिए फॉर्मूला होता है T - Ti/T
TS माइनस TI, मतलब TI का मतलब आइस टेम्परेचर, T कोई अननोन टेम्परेचर, TS मतलब स्टीम या बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर, और TI का मतलब वही आइस या फ्रीजिंग टेम्परेचर। तो बोला जाता है कि कौन सा ऐसा टेम्परेचर होता है जहाँ पे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों का रीडिंग सेम रहता है। तो भैया ये -40 डिग्री होता है, यहाँ पर दोनों का रीडिंग सेम रहता है इस पॉइंट पे, ठीक है। और सेल्सियस के केस में भैया जो आइस पॉइंट होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन फ़ारेनहाइट के केस में बात करोगे तो जो आपका आइस पॉइंट होता है ये 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, और इसका जो स्टीम पॉइंट होता है भैया ये होता है कितना, ये होता है 212 फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसलिए असाइनमेंट पूछा तो इसका आंसर डी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अकॉर्डिंग टू द गैलियस लॉ फॉर अ परफेक्ट गैस द एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ ए गिवन मास वेरीज डायरेक्टली एज। आपको मैंने बताया था कि चार्ल्स लॉ में क्या कांस्टेंट होता है, प्रेशर। बॉयल्स लॉ में भैया आपका होता है बॉइलिंग का नाम से टेम्परेचर। तो बचा वॉल्यूम, तो गैलियस लॉ में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, तो प्रेशर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो देखो इसका क्या होगा, तो ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कौन हो जाएगा, प्रेशर, जब वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा जाएगा। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। जनरल गैस इक्वेशन। तो जनरल गैस इक्वेशन आपने क्या पढ़ा, PV इज इक्वल टू MRT, ये होता है जनरल गैस इक्वेशन, जहाँ पे R जो होता है उसको कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट बोलते हैं, इसको हम लोग R बार अपन M भी लिख सकते हैं। और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होता है वो स्मॉल मास M अपॉन मॉलिकुलर मास M होता है। तो जैसे अगर R को यहाँ पे आप R बार अपन M लिखोगे तो ये मिलके क्या बन जाता था, PV इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स N इंटू R बार अपॉन इंटू T, ठीक है। तो इस केस में तो ये वाला सही लग रहा है, लेकिन अगर अगर यहाँ पर अगर R बार भी लगा रहा था तब ये दोनों सही हो जाता, लेकिन इस क्वेश्चन के लिए सिर्फ आंसर हो जाएगा B। चलो ठीक है, तो इतना ही आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। फिर भी अगर लगे कहीं डाउट कुछ भी होगा तो कमेंट करके आप लोग अपना एक दूसरे से डिस्कस कर सकते हो, या मुझे भी मतलब पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।